हाय गाइस, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। इसके पहले ऑर्गेनिक में हमने एक चैप्टर किया था दैट इज़ एल्कोहल। ठीक है, तो जिन लोगों को एल्कोहल ईथर का लेक्चर देखना है तो वो उस लेक्चर जो है देख सकते हैं सर्च करके। तो अभी हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं। देखो, द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो नाम है, नाम ही सब कुछ बता देता है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। अब आप इन दोनों नाम से बहुत फेमिलियर हो, वन इज़ एलपीजी एंड दूसरा है सीएनजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वाइल सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये बचपन में आपने पढ़ रखा होगा। एंड एक और भी टर्म है दैट इज़ एलएनजी, दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, इनको आपने सुना होगा कि ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में ये हम यूज़ करते हैं ना एज अ फ्यूल्स। तो अब ये होते क्या है, बेसिकली ये फ्यूल होते हैं एंड इनको हम कैसे बनाते हैं, नेचुरल गैसेस के लिक्विफिकेशन से। मतलब नेचुरल गैस जो होते हैं उनको हम पहले लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, दिस आर नथिंग बट द मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, जितनी भी टाइप्स के ऑयल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से जो भी मिलते हैं, ये किस प्रोसेस से हम इनको बनाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल्स को बनाते हैं। कोल गैस को हम कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल से। ठीक है, ये दो प्रोसेस फिलहाल आप याद रखो। एक तो हो गया क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड दूसरा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, नेचुरल गैस आर फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रेनिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, तो जितने भी तेल के कुएँ होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें मिलता है नेचुरल गैस। और फिर हम इन नेचुरल गैसेस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते या फिर लिक्विफाई करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी फ्यूल्स। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ज़्यादा पोल्यूटेड है, कौन सा लेस पोल्यूटेड, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एलपीजी को प्रेफर ज़्यादा क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको, एंड ये जो है लीस्ट पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। बट वही अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन जो होता है इट कॉजेज सम पोल्यूशन। ठीक है, एट द सेम टाइम पेट्रोल एंड सीएनजी की अगर हम बात करें तो पेट्रोल एंड सीएनजी जो है वो लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया या फिर एलपीजी हो गई, ये कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, सो हमें इनको फेवर करना चाहिए। केरोसिन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड ऑल दिस fuels कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली fuels है क्या, दे आर नथिंग बट मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, इनका जो यूज़ है, देखो अब बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन्स एक बहुत अच्छी सोर्स होती है एनर्जी का। क्यों, क्योंकि जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसी से जो है हम इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर पाते हैं। और भी इसके जो यूजेस है छोटे मोटे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे कि पॉलीइथिन, पॉलीप्रोपिन। अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है तो पॉलीमर चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, सो डोंट वरी। हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो लॉन्ग चेन वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। तो हम इनको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं इनके बीच में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो बेसिकली देखो पहला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड एंड तीसरा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इनको डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब कार्बन एंड कार्बन के बीच में या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने मिले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोल दोगे, दैट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, सो दिस इज़ बेसिकली इथेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, दिस विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ओपन चेयर कार्बन। ठीक है, इसको हम ओपन चेन कार्बन भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, एंड दे आर टर्म्ड एज एल्केन।
इनको हम क्या बोलोगे, इनको आप क्या बोल दोगे, अल्केन बोलोगे। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होता है। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अब देखो यहाँ पे आप, ऑन द अदर हैंड इफ अ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग दे आर कॉल्ड साइक्लो एल्केन्स। तो देखो यार तीन चीज़ें हैं, एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन एंड तीसरा है अल्काइन। ठीक है, अल्केन का मतलब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लो एल्केन्स बेसिकली क्या होंगे, उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा पर एक रिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, रिंग के फॉर्म, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड साइक्लो अल्केन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की तो दिस इज अ साइक्लो अल्केन। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट अ साइक्लो अल्केन। यहाँ पे देखो आप, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल। ठीक है, हर तरह आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ अ साइक्लो अल्केन। ठीक है, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो वो साइक्लो अल्केन नहीं होता, दैट विल बी अल्कीन, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं एंड वो जो है ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम अभी तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। सो नाउ यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अरोमेटिक की अगर हम बात करें तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की बेंजीन की, तो बेसिकली बेंजीन जो है वो क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जब भी आपको हाइड्रोकार्बन बनाने को बोला जाएगा तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, ठीक है, एंड जो दूसरी चीज़ आपको याद में रखनी है दैट इज हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है एंड हाइड्रोजन की 1 होती है, तो इसको दिमाग में रख के आप कोई भी जो है हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। अल्केन के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अल्केन क्या होते हैं, एज ऑलरेडी मैंशनड अल्केन्स आर नथिंग बट सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड एल्केन फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर है दैट इज़ मीथेन। मीथेन मतलब क्या होता है, CH4, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, तो दिस इज मीथेन विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन्स। नाउ मीथेन कहाँ का आपको मिलेगा, मीथेन मेनली आपको मिलेगा कोल माइन से, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, मार्सी प्लेसेस में आपको मीथेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इफ़ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन एंड जॉइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू, देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो मीथेन है, ठीक है, यहाँ पे जो मीथेन है CH4, इसका अगर एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हो, जैसे कि अगर हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसको ऐसे लिख लो एंड यहाँ पे H को रिप्लेस कर दो एक मिथाइल ग्रुप से, तो ये क्या बन जाता है, बेसिकली इथेन बन जाता है ना, CH3 जो कि इथेन कहलाता है, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, C2H6। तो यहाँ पे ऐसे कार्बन की अगर आप टेट्रावैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर दोगे एंड ऐसे जो है आप मिथेन या फिर कोई भी किसी को भी आप जोड़ लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वैसे आप जो है हाइड्रोकार्बन को बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कितनी सारी लॉन्ग चेन वाली हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है, ये मिथेन, इसको हम रिप्लेस करते जा रहे हैं इसके हाइड्रोजन को, तो इससे हमने इथेन बना लिया, फिर कितनी भी चाहे आप लॉन्ग चेन इससे बना सकते हो। ठीक है, दिस हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में एसिड होगी, बेस या फिर रीजन कोई भी अदर, ठीक है, उनके साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, सो दैट्स वाई दे डोंट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशंस। सो इसलिए जो है इसको हम पैराफिन्स नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पैराफिन्स किसे बोलते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स को। क्यों,
क्योंकि वो इजीली किसी भी एसिड रिएजेंट या फिर कोई अदर रिएजेंट के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करती है, राइट गाइज। So now we will find the general formula for the alkane family or we can say homologous series. Now ये homologous series क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मिथेन, ठीक है, इसके बाद आता है इथेन, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है अपना प्रोपेन, इसके बाद आता है ब्यूटेन। तो ये जो इसको आप एक सीरीज़ की तरह देख सकते हो, ठीक है, मतलब कि पहले मेंबर के साथ दूसरे मेंबर की जो डिफरेंस है दैट इज़ ओनली फॉर 1 कार्बन, ठीक है, इससे एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है, इससे एक कार्बन, तो ये एक सीरीज़ के जैसा हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। सो दिस इज़ अ होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो अब इसका एक जनरल फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसको आप जो है खुद से भी निकाल सकते हो, जैसे कि मिथेन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या आ जाता है एल्केन फैमिली का CnH2n+2। अगर हम मिथेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन एक है, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ 2n+2, मतलब कि 2 × 1+2, इसका मतलब 4, ठीक है। तो ये मिथेन का जो है इसी फॉर्मूला से अपने बना लिया। अब इससे अगर हम इथेन का कैलकुलेट करना चाहें तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, इसका मतलब C2। एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 2 × 2+2, तो कितना आ जाएगा H6, ठीक है। इसी तरीके से जो आप प्रोपेन के भी कर सकते हो, तो C3 एच में कितना आ जाएगा +2 = C3H8, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब जो इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी मिथेन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ आप लोग फेमिलियर होंगे। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि आपको मिथेन में देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाता है, sp3, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मिथेन का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो वो हो जाएगा sp3, अगर आपको स्ट्रक्चर पूछे तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंड अगर आपको ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है इसको अगर पूछे तो आंसर आप क्या दोगे, 109.5, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया मिथेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी जो हमने चीज़ पढ़ी वही इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनता है वो कैसे बनता है, बॉन्ड बेसिकली आपको पता है कि ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। सो ये जो आपको हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मिथेन देखने को मिल रहा है एल्केन, उसका बॉन्ड कैसे बनता है, दिस बॉन्ड इज मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट ऑफ कार्बन एंड 1 इज ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली कार्बन का 4 वैलेंसी होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि 1:2 आता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है। तो इसका मतलब कार्बन का sp3 एंड हाइड्रोजन का 1s, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा दैट इज़ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अगर आपने नोमेनक्लेचर जो है अलग से पढ़ रखा है तो फिर भी आप यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन से। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, CnH2n+2 से आप इसको निकाल भी सकते हो। जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H10, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कार्बन्स होंगे, इसको आपको हाइड्रोजन के साथ आपको इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम बॉन्ड को लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं वहाँ पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया अपना, दिस इज़ N ब्यूटेन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसको हम N ब्यूटेन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन क्यों बोलते हैं ये आपको इसके बाद वाले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट इज़ आइसोब्यूटेन का, ठीक है। अब नॉर्मल एंड आइसोब्यूटेन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना होगा, ठीक है। अगर हम इनकी
देखो इनका अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखो कितने कार्बन से, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का नंबर सेम है, इसका मतलब मोलिकुलर जो फॉर्मूला आएगा अपना C4H10, तो वो तो सेम ही आएगा, पर नेमिंग अलग हो रही है ना। एक हो रहा है नॉर्मल, देन दूसरा हो रहा है आइसो। तो इसी को आपको समझना होगा। आइसो कब होता है यार, जब यहाँ पे कार्बन हो एंड उसके साथ 2 CH3 का ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या, तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या, कैसा कंपाउंड होगा, ये हो जाएगा आइसो कंपाउंड। पर इन्हीं 3 कार्बन्स को अगर हम एक स्ट्रेट चेन में जोड़ दें, ठीक है, तो उसको हम क्या, उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज़ नॉर्मल कंपाउंड, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, जो पहला एग्जाम्पल था दैट वाज ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल था इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लेना अच्छे से, CH3 एंड ऊपर एक CH3 लिख लेते हैं। दिस इज़ द आइसोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, एंड यहाँ पे एक और नेमिंग भी थे, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप की नेमिंग होते हैं यार, एक होता है IUPAC नेमिंग एंड दूसरा होता है कॉमन नेमिंग, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी। तो इसके अगर हम नेमिंग करते हैं, देखो यहाँ पे जो 2 नंबर वाला कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इसको हम अपने स्टाइल में लिख लेते हैं। जो पहला चीज़ आपको करनी पड़ेगी दैट इज़ नंबरिंग। तो नंबरिंग अगर आप करते हो, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 नंबर वाला जो कार्बन है उसमें जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको आप क्या बोल दोगे, आइसोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, राइट गाइज। तो यहाँ पे जो है आपको कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों ही नेम लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन जॉइन 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, जिसका हमें फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने C5H12। ये किसका फॉर्मूला है, ये एक एल्केन का फॉर्मूला है, जो कि आपको जनरल फॉर्मूला से समझ में आ रहा है ना। दिस इज, अगर इक्वल्स टू हम 5 लिखते हैं तो 2 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना 12। तो बेसिकली ये एक एल्केन होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। तो इसको क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, आप इसको कितने वे में अरेंज कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर कर रखा है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे 3 वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जो पहला एंड जो सबसे सिंपलेस्ट वे होगा दैट इज़ पेंटेन, ठीक है। जो 5 कार्बन्स होंगे, 1 2, पहले नंबरिंग कर लो, ठीक है। इन 5 को आप एकदम सिंगल चेन में आप अरेंज कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो N पेंटेन, ये बहुत ईजी सा फॉर्मूला था। नॉर्मल के बाद क्या आता है यार, नॉर्मल के बाद आता है आइसो, ठीक है। तो आइसो को अरेंज करने का टेक्निक आपको पता है, एक कार्बन में क्या होगा, 2 CH3 ग्रुप जो है जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एंड बाकी देखो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, एंड बाकी 2 कार्बन्स को आप यहाँ पे लिख दोगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना आइसो पेंटेन, ठीक है। आइसो के बाद एक और जो स्ट्रक्चर आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नियो पेंटेन। अब नियो का मतलब क्या हो जाएगा कि कार्बन में जो है यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ नियो पेंटेन। आइसो में क्या हो रहा था, 2 CH3 ग्रुप से, नियो में क्या हो जाएगा, 3 CH3 ग्रुप्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। पर अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 कार्बन से, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 6 9 एंड यहाँ पे 12, सॉरी दिस इज़ 5 एंड यहाँ पे H12। तो ऐसे आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। तो इसका नेमिंग आप क्या लिख दोगे, नियो पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा IUPAC नेमिंग की भी बात कर लेते। तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग पहला जो है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नेम क्या आ जाता था, नॉर्मल पेंटेन, एंड IUPAC नेम क्या आ जाएगा, सिंपली पेंटेन। एंड अगर सेकंड केस की हम बात करें तो यहाँ पे पहले तो आप नेमिंग कर लोगे, सॉरी पहले आप क्या कर लोगे, नंबरिंग कर लोगे। तो यहाँ पे देखो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे 4 कार्बन से, ठीक है। तो पहले तो आपने नंबरिंग कर ली, तो यहाँ पे आप क्या दोगे कि जो दूसरा कार्बन है वहाँ पे एक CH3 ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सेकेंड कार्बन में जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नेमिंग। नेक्स्ट जो था उसकी अगर हम नेमिंग करते हैं तो उसको हम अपने स्टाइल में लिख लेंगे CH3 एंड यहाँ पे एक और ग्रुप, यहाँ पे एक और ग्रुप,
ठीक है। तो इसको पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ द थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे जो दूसरा जो कार्बन है उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है। प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन है, तो इसका मतलब 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका आ जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, पर इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 पोजेस सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे कि हमने बताया कि मोलिकुलर फॉर्मूला हर स्ट्रक्चर में क्या है, सेम ही है। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 की हम बात करें तो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 में ब्यूटेन के बारे में इन्होंने बता रखा था, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था। ठीक है। बट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स इनका डिफरेंट होता है एंड अदर प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक है, वो भी इनका डिफरेंट होता है। वो किस लिए डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 को हम एक दूसरे के आइसोमर्स बोल सकते हैं। सो दे आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। एक था अपना नॉर्मल ब्यूटेन एंड दूसरा क्या था, आइसो कंपाउंड। ठीक है। स्ट्रक्चर 3, 4 अगर 5 की अगर हम बात करें तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। सिंस डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे चूँकि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ रहे हैं एंड उसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मोर स्पेसिफिकली आप इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है। सो इट्स क्लियर दैट 1 एंड 3 हैव कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन। जैसे कि हमने बताया था, जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक कंटिन्यूअस कार्बन्स की चेन होते हैं। ठीक है। बट 2, 4 एंड 5 की अगर हम बात करें, जैसे कि इसकी बात करें विच इज़ एन आइसो कंपाउंड, 4 एंड 5 की अगर हम बात करें, वन इज़ आइसो एंड द अदर इज़ द नियो, तो इनमें क्या था, इनमें एक कंटिन्यूअस चेंज नहीं थी। ठीक है। इनमें क्या था, ब्रांच कार्बन की चेन आपको देखने को मिली। ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस आता है वो चेन में डिफरेंस आता है। ठीक है। एक में नॉर्मल चेन होता है एंड दूसरे में ब्रांचिंग आ जाती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, चेन आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 आइसोमर्स अभी तक पढ़े, एक है स्ट्रक्चरल एंड दूसरा चेन आइसोमर्स। सो दस यू हैव सीन दैट ये जो ब्यूटेन है एंड ये जो आपका पेंटेन है, इनमें रेस्पेक्टिवली 2 एंड 3 चेन आइसोमर्स आपको देखने को मिले। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर यहाँ पे एनसीईआरटी में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पे, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन कोरस्पॉन्डिंग टू मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 विच इज़ नथिंग बट ऑफ हेक्सेन। ठीक है। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला से इसको सेटिस्फाई कर सकते हो कि एक हेक्सेन का फॉर्मूला है। ठीक है। एंड इनका IUPAC नेमिंग भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक पर्टिकुलर मेथड से करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हो। ठीक है। पहले आपने ऐसे जोड़ दिया, फिर आपने ऐसे कर दिया। ठीक है। रैंडमली कभी भी मत करना। पहला जो स्ट्रक्चर आप लिखोगे दैट विल बी ऑब्वियसली नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है। एक कंटिन्यूस चेन आप बनाओगे पहले स्ट्रक्चर में। सो 6 कार्बन को अगर आप चेन में जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। जो दूसरा स्ट्रक्चर आप फॉर्म करोगे दैट विल बी आइसो कंपाउंड। सो आइसो कंपाउंड में क्या होता है, एक कार्बन में 2 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं एंड बाकी कार्बन्स को आप जोड़ देते हो, सो दैट विल बी एन आइसो कंपाउंड। ठीक है। थर्ड जो चीज़ हम करेंगे दैट विल बी, देखो यहाँ पे आइसो कंपाउंड में हमने क्या किया, जो दूसरा कार्बन था उसमें एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया था हमने, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, तीसरे कार्बन में उसी CH3 ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहा, पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, है ना। जो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर होगा, फोर्थ स्ट्रक्चर, उसमें आप क्या करोगे, एक ग्रुप को जो है यहाँ पे जा कर के जोड़ दोगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी तरफ से ये फॉर्म कर सकते हैं हम आइसोमर्स को। ठीक है। पर इसको अगर आप एक ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो हमारा आखिरी होगा दैट विल बी ऑब्वियसली द न्यू स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप इनको जो है नंबरिंग चेक कर लेना। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ही कार्बन है। ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, कितने आइसोमर्स हो गए, टोटल 5। इनका अब नेमिंग हमें करना होगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉर्मल हेक्सेन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें सिंपली, दिस इज़ 3 मिथाइल पेंटेन। अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लोगे, तो 2 एंड 3 नंबर कार्बन पे जो है 2 मिथाइल है, तो इसका मतलब 2, 3 डाई मिथाइल
लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 4, तो मतलब ब्यूटेन आ जाएगा। जो फिफ्थ हमारा था उसका क्या नेम हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्या है अपना, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू द कार्बन एटम। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी।